राइट द समरी ऑफ ड्राई सेप्टेम्बर। ड्राई सेप्टेम्बर का सारांश लिखे। सेमेस्टर 4 इंग्लिश MJC 5 पेपर का ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है जिसे मैं आपको एक इजी नोट से समझाऊंगा। दोस्तों मेरे इस नोट्स को आप अपने एग्जाम में हूबहू लिख सकते हैं क्योंकि ये हैंड रिटेन नोट्स है, कोई किताबी भाषा नहीं है। तो चलिए आंसर को डिस्कस करते हैं। ड्राई सेप्टेम्बर इज़ अ वेरी फेमस एंड पॉपुलर शॉर्ट स्टोरी। ड्राई सेप्टेम्बर एक बहुत ही प्रसिद्ध और लोकप्रिय शॉर्ट स्टोरी है बाय विलियम फॉकनर, जो विलियम फॉकनर के द्वारा लिखा गया है। हु वॉज बॉर्न इन 1897, जिनका जन्म 1897 ईस्वी में हुआ था इन अमेरिका में, एंड डाइड इन 1962, और मौत 1962 ईस्वी में हो गई थी। ही इज बेस्ट नोन फॉर हिज नॉवेल्स एंड शॉर्ट स्टोरीज। वह अच्छी तरह से जाने जाते हैं अपने नॉवेल्स और शॉर्ट स्टोरी के कारण। सेट इन द फिक्शनल योकनापटोफा काउंटी मिसिसिपी। और दोस्तों विलियम फॉकनर अपने सारे नॉवेल्स या शॉर्ट स्टोरी लिखा करते थे एक काल्पनिक जगह के नाम से, जिसका नाम था योकनापटोफा काउंटी मिसिसिपी। आई होप दोस्तों आपको पहला पैराग्राफ अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब पैराग्राफ चेंज करते हैं। ड्राई सेप्टेम्बर इज ए शॉर्ट स्टोरी बाय विलियम फॉकनर सेट इन ए स्मॉल साउथर्न टाउन ड्यूरिंग अ हॉट ड्राई समर। ड्राई सेप्टेम्बर एक छोटी सी कहानी है जो विलियम फॉकनर के द्वारा लिखी गई है। और दोस्तों ये पूरी कहानी अमेरिका के साउथ पार्ट की है, मतलब साउथ क्षेत्र की है, जो लिखा गया है एक बहुत ही गर्म मौसम ड्राई समर में। द स्टोरी डील्स विथ रेसिज्म, गॉसिप एंड वायलेंस। स्टोरी में दिखाया गया है जातिवाद के बारे में, गपशप के बारे में और हिंसा के बारे में। द मेन कैरेक्टर्स आर मिस मिन्नी कूपर, an older white woman, and Will Mays, a black man who works at the local ice plant। इस कहानी के मुख्य चरित्र है दोस्तों, पहली है मिस मिन्नी कूपर जो एक गोरी ओल्ड महिला है, और एक व्यक्ति है जिसका नाम है विल मेस जो एक काला व्यक्ति है और बगल के आइस प्लांट में काम करता है। मिन्नी फील्स लोनली एंड इग्नोर्ड बाय अदर्स इन द टाउन। मिस मिन्नी जो गोरी महिला है खुद को अकेला महसूस करती है और इसे ये महसूस होने लगा है कि टाउन के जितने भी लोग हैं उसे इग्नोर करते हैं, उसकी परवाह नहीं करते हैं। वन डे सी टेल्स पीपल, एक दिन क्या होता है दोस्तों, वो लोगों से कहती है दैट की विल अटैक्ड हर। विल मैस जो पूरा व्यक्ति का नाम है दोस्तों, जो एक काला व्यक्ति है, उसने उस पर अटैक किया। मतलब गोरी महिला का ये दावा था कि विल मैस ने उस पर अटैक किया उसका इज्जत लूटने के लिए। दोस्तों यहाँ पे दो होगा, THOUGH, यहाँ पे R मिस्टेक से लिखा गया है, आप इसको ओके कर लीजिएगा। इट्स नेवर मेड क्लियर इफ़ दिस इज़ ट्रू। हालांकि ये कभी साबित ही नहीं हो पाया, साफ ही नहीं हो पाया कि ये सच है। मतलब दोस्तों मिस मिन्नी के द्वारा लगाया गया जो क्लेम था, जो इल्ज़ाम था कि विल मेस ने उस पर अटैक किया उसकी इज्जत को लूटने के लिए, ये केवल और केवल उसका एक साजिश था ताकि लोगों का उस पर अटेंशन आए, लोग उसे इग्नोर ना करें, उस पर ध्यान दें। इसलिए वो झूठ बोली और विलमेस को बदनाम कर दी, जिसके कारण लोगों ने उसे बहुत पीटा। अब पीटने के यानी पिटाई खाने के बाद विलमेस का क्या हुआ, राइटर ने ये क्लियर नहीं किया है इस कहानी में। द स्टोरी सजेस्ट दैट मिन्नी मे हैव लाइड बिकॉज सी वॉन्टेड अटेंशन और वाज इमोशनली अनस्टेबल। जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है दोस्तों, कहानी में भी ये सजेस्ट किया गया है कि जो मिस मिन्नी है वो झूठ बोल चुकी है, क्योंकि वो चाहती है कि लोग उस पर अटेंशन दें, मतलब लोग उस पर ध्यान दें और उसे भावनात्मक रूप से जुड़ाव रखें, मतलब भावनात्मक रूप से उसे जुड़ के रहे। जैसा कि हम लोगों ने शुरू में पढ़ा था कि मिस मिन्नी पे कोई ध्यान नहीं देता, वो अकेला महसूस करती है। तो इस अकेलेपन को ख़त्म करने के लिए, लोगों का ध्यान को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए ये सारा प्लान उसने बनाई थी। पैराग्राफ फिर से चेंज कर लेना है दोस्तों। आफ्टर हियरिंग हर स्टोरी द टाउन्स पीपल बिकम एंग्री। मिस मिन्नी की कहानी को सुनने के बाद कि वो गलत इल्ज़ाम लगाई थी विल मैस पे, उसके बातों को सुनने के बाद गांव के लोग काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं उस पर। दे डोंट वेट फॉर प्रूफ और ए फेयर इन्वेस्टिगेशन, क्योंकि उन लोगों ने इंतज़ार भी नहीं किया था सबूत का या फिर सही जांच का, मतलब लोगों ने सही तरह से जांच भी नहीं किया था और उस बेचारे को पीट पीट के मार दिया। और दोस्तों आपने भी इस बात को अच्छे से महसूस किया होगा कि
इस तरह के केस पे जब कोई लड़की लड़का पे इस तरह का इल्ज़ाम लगाती है तो लोग सोचते विचारते नहीं हैं, बस लड़का को पीटने लगते हैं। और विल मैक्स के साथ भी कुछ इसी तरह का घटना घट चुका था। अ ग्रुप ऑफ मैन लेड बाय अ बार्बर नेम्ड हॉक्सॉ एंड अ वायलेंट मैन नेम्ड मैकलैंडन डिसाइड टू पनिश विल। एक आदमियों का समूह जिसका नेतृत्व एक नाई कर रहा था जिसका नाम हॉक्सॉ है और एक गुस्सेल आदमी कर रहा था जिसका नाम मैकलैंडन है। इन लोगों ने फैसला किया कि विल को सज़ा मिलेगी। हॉक्सॉ वांट्स टू फाइंड आउट द ट्रूथ, लेकिन जो हॉक्सॉ जो नाई है दोस्तों, वो चाहता था कि सच्चाई का पहले पता लगाया जाए एंड स्टॉप द अदर्स, और वो चाहता था कि सभी रुक जाए, अभी उसे सज़ा ना दे, मतलब विल को अभी सज़ा नहीं दे। बट ही इज़ टू वीक टू स्टैंड अप टू देम, लेकिन वह इतना कमज़ोर था कि आदमियों के ग्रुप के सामने वो खड़ा नहीं रह सका, मतलब इसका विरोध वो नहीं कर सका। मैकलैंडन एंड द एंग्री मॉब टेक विल अवे, और इसका फ़ायदा मैकलैंडन जो कि एक गुस्सेल व्यक्ति था और गुस्साई हुई जो समूह आई थी, जो भीड़ आई थी, वह विल को वहाँ से लेते गई सज़ा देने के लिए। इट इज़ स्ट्रांगली सजेस्टेड दैट दे किल हिम, काफ़ी जोर दे के यह सलाह दिया गया कि विल को जान से ही मार दिया जाए, क्योंकि दोस्तों ऐसी स्थिति में भीड़ केवल और केवल अपराधी को मारना ही चाहती है जान से, और सच्चाई का पता लगाना नहीं चाहती है। आल्दो फॉकनर डजंट डिस्क्राइब्ड इट डायरेक्टली, हालांकि जो लेखक फॉकनर है इस बात का वर्णन वो प्रत्यक्ष रूप से नहीं किए हैं कि भीड़ ने विल के साथ क्या किया, उसे जान से मार दिया या फिर थोड़ा बहुत सजा दे के छोड़ दिया। द फोकस इज मोर ऑन हाउ द कैरेक्टर्स रिएक्ट एंड द बिहेव रादर देन द वायलेंस इटसेल्फ। यहाँ पे लेखक ने फोकस किया है ज़्यादा से ज़्यादा कि कैसे कैरेक्टर्स, मतलब कैसे जो लोग होते हैं रिएक्ट करते हैं इन सब बातों को, और ख़ासकर वे लोग जो ज़्यादा वायलेंस करते हैं, मतलब जो ज़्यादा हमेशा गुस्सा करते हैं, ऐसी स्थिति में बिना सच का पता लगाए लोगों को कैसे सज़ा दे देते हैं, जिस तरह कि उन लोगों ने विल के साथ किया। एट द एंड मिस मैनी गोज़ आउट टू द मूवीज़ एज इफ़ नथिंग हैपेंड, और अंत में ऐसा होता है कि मिस मैनी इस तरह वहाँ से चली जाती है जैसे कि कोई मूवी का सीन चल रहा हो और कुछ हुआ ही ना हो, यानी सब कुछ काल्पनिक हो। इस तरह से मिस मैनी वहाँ से चली जाती है बहाना बनाकर। सी सीम्स टू बी एन डैनियल अबाउट वाट सी इज़ काउज्ड, ऐसा लगता था कि मिस मैनी जो थी हर चीज़ से इनकार कर रही थी, मतलब वास्तविकता को इनकार कर रही थी कि उसने कुछ गलत किया है, बस उसे तो लोगों का अटेंशन प्राप्त करना था और उसे वो मिल चुका था, इसलिए वो वहाँ से चली जाती है। मैकलैंडन रिटर्न्स टू हिज हाउस एंग्री एंड टेंस ट्रीटिंग हिज वाइफ कोल्डली। मैकलैंडन ये सारी सच्चाई को जब वो जान गया कि मिस मिनी जो थे वो झूठ बोली थी, ये सारी सच्चाई जब उसे पता चल गया, जो कि एक गुस्सा वाला व्यक्ति था, तो वो अपने घर वापस आ जाता है गुस्साए हुए और टेंशन में। और इतने सारे टेंशन होने के बावजूद भी वो अपने पत्नी के साथ काफ़ी अच्छे से व्यवहार करता है, क्योंकि उसे एहसास हो चुका था कि गुस्से के कारण उसने एक बहुत बड़ा अपराध किया है। दोस्तों पैराग्राफ चेंज करके इस कहानी के थीम्स को डिस्कस करते हैं। पहला है रेसिज्म, मतलब जातिवाद। द स्टोरी शोज हाउ रेशियल प्रेजुडिस कैन लीड टू इनजस्टिस। इस कहानी में दिखाया जाता है कि कैसे जातिगत भेदभाव के कारण लोग अन्याय कर देते हैं। दूसरा है मॉब मेंटलिटी, मतलब भीड़ की मानसिकता। पीपल फॉलो अदर्स ब्लाइंडली विदाउट नोइंग द ट्रूथ। लोग जब भीड़ में होते हैं तो एक दूसरे पर आंख बंद करके भरोसा करते हैं और सबके हाँ में हाँ मिला देते हैं बिना सच्चाई को जाने, जैसा कि विल का सच्चाई कोई नहीं जाना, गुस्साई हुई भीड़ ने उसे मार दिया। तीसरा है लोनलीनेस एंड मेंटल इंस्टेबिलिटी, मतलब अकेलापन और मानसिक अस्थिरता। मिस मिनीज एक्शंस मे कम फ्रॉम हर फीलिंग्स ऑफ बीइंग अनवांटेड, मतलब मिस मिनी नहीं चाहते हुए भी जो उसकी भावना थी अकेलेपन का और मानसिक अस्थिरता का, उसके कारण ही वो लोगों का अटेंशन प्राप्त करने के लिए ये सारा गलत काम की थी। चौथा पॉइंट है दोस्तों वायलेंस एंड साइलेंस, मतलब गुस्सा और शांति। द स्टोरी अवॉइड्स शोइंग डायरेक्ट वायलेंस फोकसिंग एंड इमोशनल डैमेज एंड फियर। कहानी में डायरेक्ट यानी प्रत्यक्ष रूप से वायलेंस को दिखाने में
एवॉइड किया गया है, मतलब इसे अनदेखा किया गया है, क्योंकि राइटर ने यहाँ पे दिखाया है कि कैसे विल मैक्स को मारा गया। इस बात को उन्होंने हाइड रखा, मतलब छुपा के रखा, डायरेक्ट नहीं बताया। और ज़्यादातर फोकस किया गया है इमोशनल डैमेज पर, मतलब भावनात्मक रूप से जो लोग टूट जाते हैं उसको दिखाया गया है और डर को दिखाया गया है। दोस्तों, मेरा ये नोट्स अगर आपके लिए हेल्पफुल हुआ है और आपको इसी तरह का वीडियो चाहिए तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाए मेरे चैनल के साथ, वीडियो को लाइक करें और शेयर करके अपने फ्रेंड्स की भी हेल्प जरूर करें। चलिए दोस्तों, अंतिम पैराग्राफ को हम लोग डिस्कस करते हैं। इन द कंक्लूजन, संक्षेप में वी कैन से दैट, हम कह सकते हैं कि द ग्रेट अमेरिकन राइटर विलियम फॉकनर, महान अमेरिका के लेखक विलियम फॉकनर, हैज़ ट्राइड टू रिवील, कोशिश किए हैं उजागर करने की, थ्रू दिस शॉर्ट स्टोरी, अपने इस शॉर्ट स्टोरी के द्वारा, दैट की क्रिटिसाइज मतलब आलोचना, इनजस्टिस अन्याय, एंड द डेंजर्स मतलब खतरा, और जजिंग अदर विदाउट प्रूफ और बिना किसी सबूत के दूसरों को जज करना, दूसरों का जांच करना, ये सारा हमारे समाज का एक सच्चाई है जो लोग हमेशा गलती करते रहते हैं। और समाज की ये गलती दोस्तों दूसरों के लिए जानलेवा होती है या फिर जान ले ही लेती है।